हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवम आपका फिर से स्वागत करता हूं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 का विस्तृत वर्णन। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 1 आच्छादन का सिद्धांत। 13.2 मौलिक अधिकार संशोधनी है या नहीं है। इसमें सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान सरकार केस, ऊपर शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार केस, नीचे गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस, केशवानंद भारती बनाम हाई कोर्ट केस, फिर सुप्रीम कोर्ट केस, भारत संघ केस, मिनरवा मिल्स केस। इसमें यह पता किया कि संशोधनी है या नहीं है। 13.3 में संविधान की परंपराएं, विधि, ये सारी चीज़ें। 13.4 में संसद ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको 0 कर दिया। 14 में विधि के समझ समता, कानून के समझ समानता। 15.1 में राज्य जन्म, लिंग, जाति, उत्पत्ति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थल सभी के लिए खोला जाएगा। राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है दिव्यांगों के लिए या किसी कमजोर वर्ग के लिए, जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग के लिए। शैक्षिक सामाजिक आरक्षण। 15.5 में ओबीसी का आरक्षण। 6 में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। 16.1 में सरकारी नियोजन में अवसर की समानता। 16.2 में राज्य किसी भी स्थिति से उत्पत्ति, जन्म, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। 3 किसी निवास को रोजगार पाने की शर्त बना सकता है। 16.4 आरक्षण। 16.5 में किसी भी धार्मिक संस्थान को, जैसे बालाजी में हिंदुओं की नियुक्ति हो सकती है, आपके किसी भी मस्जिद में मुसलमान की नियुक्ति हो सकती है, किसी भी गुरुद्वारे में सिख की नियुक्ति हो सकती है। 15.6 ईडब्ल्यूएस आरक्षण। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता उन्मूलन। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। यहाँ तक हमने ख़त्म कर दिया है। 14 से 18 विधि के समक्ष समता की बात थी। विधि के समक्ष समता की बात थी। अब हम 19 से 22 चलेंगे। 19 से 22 के तहत हमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, यह आर्टिकल 19 से 22 तक बताया गया है। आइए बहुत ही साधारण शब्दों में समझेंगे कि आर्टिकल 19 से 20 क्या है। आर्टिकल 19 से 22 यह स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है। स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है। अब इसमें आर्टिकल 19 जो है वह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताता है। आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज बी, यह आपको शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की बात करता है। शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की बात करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, यह संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको देता है। संगठन बनाने या सहकारिता संस्था, संगठन बनाने या सहकारी, एक मिनट रुकिए, संगठन बनाने या सहकारी संस्था, संगठन बनाने या
सहकारी संस्था को स्थापित करने, सहकारी संस्था बनाने या स्थापित करने का अधिकार। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, आवागमन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में निवास व बसने की स्वतंत्रता। एक में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में शांतिपूर्ण शस्त्ररहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरे में संगठन बनाने, सहकारी संस्था बनाने का अधिकार, 21 डी में आवागमन की स्वतंत्रता, 19(1) ई में निवास या बसने की स्वतंत्रता, 19(1) एफ में संपत्ति का था जिसे खत्म कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 300A में चला गया है, तो इसकी बात खत्म होती है। आर्टिकल 19(1)G, इसके तहत व्यापार यानी व्यवसाय और पेशा की स्वतंत्रता, व्यवसाय व पेशा व व्यवसाय की अधिकार, ठीक है। चलिए, ये हमारे अधिकार हुए 1 2 3 4 5 6 7, एक कैंसिल। हमने मौलिक अधिकार बताए थे 7, एक कैंसिल 6। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इस तरह से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऐसे हमारे पास 7 अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया तो बोलता 6 हो गए। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक के हितों का अधिकार, ठीक है। तो अब हम एक एक की बात करना शुरू करेंगे। भारतीय संविधान जो है वह अधिकार तो देता है, लेकिन सभी अधिकारों पर युक्त निर्बंध लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इसमें 8 प्रतिबंध हैं। पहला प्रतिबंध क्या है? पहला प्रतिबंध है कि आप यानी कि कोई भी नागरिक वह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे संप्रभुता व अखंडता को कोई नुकसान हो, ठीक है। इसी तरह से राज्य की सुरक्षा, संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य से मित्रवत संबंध, फिर इसी तरह से सदाचार और नैतिकता, इसके बाद मानहानि या अपराध के लिए उकसाना, इसके बाद न्यायालय की अवमानना, इसके बाद कितने हो गए?
1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले हमने राज्य की सुरक्षा देखी, संप्रभुता और अखंडता देखी, फिर राज्य की सुरक्षा देखी, फिर हमने देखी विदेशी राज्यों से कोई भी नागरिक विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध नहीं रखेगा। फिर हमने लोक व्यवस्था और एक होती है लोक व्यवस्था, मतलब जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें कोई दिक्कत ना आए, फिर सदाचार नैतिकता हुई, फिर मानहानि, फिर अपराध के लिए उकसाना, फिर न्यायालय की अवमानना। आइए एक एक पर चर्चा करते हैं। संप्रभुता और अखंडता। संप्रभुता, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं और मेरी पत्नी है, हम दोनों अपने घर के अंदर किस स्वतंत्रता से रहें, कोई बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। फिर हमारे घर से रिलेटेड जो बाहर के निर्णय हैं उसमें भी हम और हमारी पत्नी आपस में मिलकर के स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। तो इसे ही संप्रभुता कहते हैं। ऐसे ही राष्ट्र होता है, देश होता है, उसमें क्या है, देश का कोई भी आंतरिक या बाह्य निर्णय किसी देश के दबाव में, प्रभाव में, तनाव में ना लिया जाए तो उसे हम संप्रभुता कहते हैं। ठीक, तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अखंडता, अखंड, जिसे खंडित ना किया जा सके। राज्य की सुरक्षा, जैसे अब हम अपने घर में रह रहे हैं तो हमें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, तो इसी तरह से राज्य की भी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो कोई ऐसा वाक्य ना बोला जाए जिससे राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़े, तो उसे भी इसका वो लगाया है। फिर हमारी पत्नी का कोई दुश्मन हो, अगर एक अच्छा दाम्पत्य जीवन है तो हम अपनी पत्नी के दुश्मन से नहीं मिलेंगे। इसी तरह से राष्ट्र का कोई दुश्मन हो या राष्ट्र का कोई दोस्त हो तो बिना राष्ट्र की परमिशन से हम कोई भी नागरिक नहीं मिलेगा, इससे खतरा होता है। ठीक, लोक व्यवस्था, समाज के लिए, जैसे मैं अपने परिवार के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो हमारे लिए खतरा हो, वैसे राष्ट्र का कोई भी नागरिक राष्ट्र के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे समाज के लिए खतरा होगा। न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट कोर्ट कहते हैं, इसे कहते हैं। न्यायालय की अवमानना के तहत मतलब कि जो कोर्ट होता है, कोर्ट ने अगर किसी को समन जारी किया, कोई आदेश जारी किया, तो उसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और यह बाध्य है। इसी तरह से अपराध के लिए उकसाना, हम किसी भी नागरिक होने के नाते किसी भी तरह की ऐसे किसी भी क्राइम को बढ़ावा नहीं दे सकते, मतलब उसको वाहवाही दे करके, उसको प्रशंसा करके उसे बढ़ावा नहीं दे सकते। इसी तरह से मानहानि की बात आती है, किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि नागरिक होने के नाते किसी को अपने मन क्रम वचन से यदि हम कोई कष्ट पहुंचा रहे हैं तो उसके लिए हमें मानहानि के केस के सामने आना पड़ेगा। इसी तरह से सदाचार और नैतिकता है। कोई भी राष्ट्र में सदाचार और नैतिकता का व्याप्त होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि सदाचार जो है वह, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा गिर रहा है, तो हमने उसको अगर प्रेम से उठा दिया या सहयोग कर दिया तो मेरा क्या जा रहा है। ठीक, वाणी से अगर हम नैतिक रहेंगे तो हमें देख करके अगला व्यक्ति भी नैतिक रहेगा। तो ऐसी कोई बात कही गई है। इससे बाद कुछ डिबेट्स हैं, इसमें उस डिबेट्स पर भी हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19 के कुछ डिबेट्स हैं। इसके बाद इसके कुछ डिबेट्स हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला डिबेट्स है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमारे क्या अधिकार हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्या अधिकार हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, सीमाएं हैं, इसके युक्त सीमाएं हैं, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुसार फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार पहला। अगला है राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो या संगठन द्वारा
विरोध या प्रदर्शन का अधिकार, विरोध या प्रदर्शन का अधिकार। 19(1) में अनैतिक कृत्य शामिल है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं हल्का सा छूट गया, एक यहीं पे समझा देता हूँ। एक आर्टिकल है 19(1) हमने उसको समझाना, इसमें व्यवसाय और पेशे की चुनने की स्वतंत्रता है। इसमें संसद जो है या सरकार किसी भी व्यक्ति को अर्हता यानी योग्यता निर्धारित कर सकती है या एकाधिकार दे सकती है किसी भी कंपनी को, उसमें शेयर बढ़ा सकती है, घटा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो चीज कही, सार्वजनिक और स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर हम किसी को सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के अनुसार अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है व्यवसाय और पेशा में। और आवागमन और निवास और बसने में, यानी 19 यहाँ तक हमने बता दिया कि अर्हता और योग्यता, और यहाँ पे 19(1)D और E, इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता। जैसे किसी को एड्स हुआ है तो उसे कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, ये महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कहा था। अब कोई वैश्या है तो उसको कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि उससे सार्वजनिक नैतिकता प्रभावित होती है। तो ये इसके अंतर्गत आता था, छोटा सा छूट गया था, ध्यान आया। अभी आगे चलते हैं। राजनीतिक दल या संगठन द्वारा विरोध या प्रदर्शन की बात आ गई। फिर सरकारी गतिविधि, कोई भी ऐसी सरकारी गतिविधि होगी उसका हम विरोध कर सकते हैं, उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, तो सरकार को देना पड़ेगा। इसी तरह से प्रदर्शन व विरोध का अधिकार शांतिपूर्वक, राजनीतिक दल या संगठन द्वारा तो विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, या इसके खिलाफ भी कोई कर सकता है, इसके खिलाफ भी कर सकता है, ये खुद के लिए किसी के खिलाफ कर सकता है, और हम भी कर सकते हैं। स्वयं या अन्य के विचारों को फैला सकते हैं, सेल्फ या अदर्स के थॉट्स को स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, मैं अपने पिता के विचारों को, किसी महान पुरुष के विचारों को, किसी आदर्श व्यक्ति के विचारों को मैं फैला सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो उस पर सीमाएँ, वही 8 सीमाएँ जो हैं वो सारी की सारी इसमें भी रहती हैं। इसी तरह से अगला जो है व्यावसायिक व विज्ञापन। हम किसी भी व्यवसाय का, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, अब अपने क्लास का मुझे विज्ञापन देना है कि मैं अपने चैनल का मुद्राओं को अर्जन करने के लिए मोनेटाइज करूं, तो उसका मैं विज्ञापन कर सकता हूं। तो विज्ञापन की भी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में आती है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब इसमें भी कुछ बातें क्या हैं जो विवादास्पद बातें हैं, कुछ केसेज हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। केसेज हैं, सबसे पहला केस है IEN केस, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज केस, IEN केस 1985। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचार और अभिव्यक्ति कई प्रकारों से दी जा सकती है। सबसे पहले लेखन के माध्यम से, लिखित, मौखिक, और उससे भी ज्यादा हाव भाव के द्वारा। लिखित में क्या आता है? लिखित में ऐसी चीजें आती, जैसे अब हम न्यूज़पेपर की बात कर लें, न्यूज़पेपर हो गया, साहित्य हो गया, लिटरेचर हो गया, उपन्यास हो गया, इन सबको क्या करते हैं हम पढ़ लिया, हमने सुन लिया कहीं से, मैगजीन हो गया, इन सबको क्या करते हैं, प्रिंट मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया हो गया, हम इन्हें पढ़ करके एक लिखित अभिव्यक्ति को किसी के दे सकते हैं, किसी का पा सकते हैं खुद। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है।
राइट, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आती है। तो ये तो हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिखित। मौखिक में क्या है? रेडियो है, टेलीविजन है, मौखिक है। रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, आज के समय में यूट्यूब है। जैसे मैं आपको मौखिक बोल करके कर रहा हूँ, यूट्यूब हो गया। अब हाव भाव क्या है? हाव भाव में जैसे नाटक है, कोई नाटक दिखा रहे हैं, फिल्म है, संगीत है, नाटक हो गया, फिल्म हो गया, संगीत हो गया, ये बहुत अधिक प्रभाव डालती है। नृत्य हो गया, डायलॉग हो गया, डांस हो गया, डायलॉग हो गया मतलब संवाद हो गया, ये बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। अधिक प्रभाव, अब ये अच्छा प्रभाव भी डाल सकती है, बुरा प्रभाव भी डाल सकती है। जैसे हाल ही में अभी एक मूवी आई, कौन सी? द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स का जो प्रभाव है वो अगर एक तरीके से देखो तो किसी धर्म विशेष के प्रति गलत भी है और किसी धर्म विशेष के प्रति सही भी है। कहने का मतलब है सच्चाई दिखाई गई है, लेकिन सच्चाई को सत्य को सत्य कहना थोड़ा सा अखरता है, तो वही बात है। तो हाव भाव से प्रभाव। इसी तरह से एक कॉमेडियंस होते हैं कुछ, जैसे उसका चार्ली चैपलिन एक है, देखिए वो हाव भाव से ही एक शब्द नहीं बोलते और पूरी दुनिया हंसती है उन्हें देख करके। ठीक है, तो ये जो भी बातें हैं सारी, एक और बातें हैं, आर्टिकल 19 जो है वह केवल राज्य के मामले में, न कि व्यक्ति के मामले में। मतलब ये सारी जो बाधाएं अभी मैंने आपको बताई, वाक व्यक्ति, ये सब राज्य के लिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के ऊपर नहीं लगा सकता, राज्य व्यक्ति के ऊपर लगा सकता है, व्यक्ति राज्य के ऊपर लगा सकता है। ठीक है, अब इसी में, अब ये यूट्यूब की बात आई ना, अब इसी में एक केस आ गया है, गुलाब नबी आज़ाद केस 2020 का, गुलाब नबी आज़ाद केस। इसमें क्या हुआ था, भारत की संसद ने आर्टिकल 35(a) और आर्टिकल 370 में पुनर्गठन नियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत वहाँ पे कुछ संशोधन किए, जिसके तहत सुरक्षा कारणों से नेट को बंद किया। जब नेट को बंद किया तो ये साहब केस चले गए, बोले कि जो इंटरनेट है उसके तहत हमारा व्यापार होता है, ई मार्केटिंग होता है, फिर ऑनलाइन शॉपिंग होती है, तो हम कैसे करेंगे। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरनेट है उसे मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। यानी जो हमारा नेट है, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ नेट प्रतिबंधित था, तो उसे इन्होंने क्या कह दिया कि नहीं, ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये विचार और अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें एक है कि हेड स्पीच में घृणावाद की स्वतंत्रता कभी भी संविधान नहीं देता। ये नहीं है कि आप नेट के माध्यम से घृणावाद की स्वतंत्रता देंगे। लास्ट के बाद एक और बताते हैं, आपके पास जैसे ये शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात है, सम्मेलन की स्वतंत्रता की बात है, इसमें भाग लेना है, प्रदर्शन है। सार्वजनिक शांति भंग की मनाही है, सार्वजनिक शांति भंग की मनाही है। कहने का मतलब आप सार्वजनिक शांति को भंग नहीं कर सकते, सार्वजनिक आदेश, एकता व अखंडता को आप प्रदर्शित नहीं करते, यातायात को प्रभावित नहीं कर सकते, यातायात को प्रभावित नहीं कर सकते। राज्य आपके ऊपर अगर ऐसा करते हैं, जैसे आपने मान लीजिए कि सार्वजनिक जीवन में व्यवधान किया, दंगा भड़काया, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को खतरा किया, मानव जीवन के लिए खतरा किया, तो आपके तहत 144 1973 की धारा तुरंत न्यायाधीश आर्टिकल 1973 के आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 1973
आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 के तहत आपके ऊपर क्या करेगा, कानूनी प्रक्रिया का कार्य करेगा। सार्वजनिक जीवन में यदि आप किसी का व्यवधान कर रहे हैं, दंगा भड़का रहे हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा को हानि पहुंचा रहे हैं, इसी तरह से यदि आप कानूनी प्रक्रिया का अवरोध कर रहे, किसी की संपत्ति पर सम्मेलन बना करके कब्जा कर रहे, गैर कानूनी काम के लिए आप दबाव बना रहे हैं सम्मेलन बना करके, तो आपके तहत धारा 141 के तहत कोई भी नागरिक हो उसके तहत धारा 141 के तहत 5 कार्य, यदि आप किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी भी सरकारी कर्मचारी या नागरिक को, यदि आप सरकारी कर्मचारी को आप धमकी दे रहे हैं तो आपके तहत 141 के तहत बात आएगी। गैर कानूनी काम के लिए यदि आप दबाव बना रहे हैं तो दबाव नहीं बना सकते हैं आप, सम्मेलन बना करके, ग्रुप बना करके आप किसी पर दबाव नहीं बना सकते हैं। आपराधिक कार्य की चर्चा कर रहे करे, उसने बहुत अच्छा अपराध किया अब हम भी करेंगे, नहीं, ऐसा करेंगे तो धारा 141 लगेगी आपके ऊपर, दंड मिलेगा, फिर अच्छा आनंद आएगा। फिर संपत्ति पर कब्जा, सम्मेलन बना करके हम किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकते, संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकते, करेंगे तो धारा 141 के तहत दंडित किया जाएगा। किसी भी कानूनी प्रक्रिया का अवरोध नहीं कर सकते। इस तरीके से हमने आपको आर्टिकल 19 के बारे में बताया। आर्टिकल 19 1A, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज एफ, सब क्लॉज जी। अब हम इमैनुअल केस 2018 के बारे में चर्चा करते हैं। इमैनुअल केस करंट से है, इमैनुअल केस 2018, इसमें मौन रहने का अधिकार है, राइट टू साइलेंस, मौन रहने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इमैनुअल केस 2018 में कि मौन रहने का अधिकार है, इसमें राष्ट्रगान बाध्य नहीं है, राष्ट्रगान जो है वो किसी को गाना बाध्य नहीं है, कोई मौन रह सकता है। इसी तरह से नवीन जिंदल के 2004 में, नवीन जिंदल केस 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, राष्ट्र ध्वज फहराने की फ्रीडम। क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में सहकारी संस्था 97वां संशोधन 2011, सहकारी संस्था जोड़ा गया था, सहकारी संस्था जोड़ा गया था। उसमें नागरिकों का समूह आपस में सहयोग कहकर, नागरिकों का समूह आपस में सहयोग करके मतलब मिलजुल करके और क्या कर सकता है, आर्थिक हितों का, एक संस्था का निर्माण कर लिया, एक घर बना लिया, अब क्या कर लिया, फिर मनी के लिए आर्थिक उन्नति को बढ़ाने का कार्य कर सकता है। ठीक है, अब आर्टिकल 20 पर आते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आर्टिकल 20 जो है वो कहता है अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधी ठहराए जाने पर अनुच्छेद 20 जो है यह आपराधिक संरक्षण देता है। मतलब कोई भी अपराधी ठहराए जाने पर, अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण देता है।
ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, कोई व्यक्ति है अगर वह कानून का उल्लंघन कर रहा है, कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, पहला तो उसे अपराधी माना जाएगा और उसे कानून से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। कानून में जो सजा होगी वही दी जाएगी, उससे अधिक सजा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 22 कहता है एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 23 कहता है किसी व्यक्ति को उसके ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी आत्म अभिशंसन की मनाही करता है, आत्म अभिशंसन की मनाही करता है, आत्म अभिशंसन की मनाही करता है। इसी तरह से आप जब आर्टिकल 23 की बात करते हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात, तो भूतलक्षी विधायन का मैंने आपको याद होगा, हमने जब सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान सरकार केस पढ़ाया था तो उसमें भूतलक्षी विधायन की मनाही की बात आई थी, जिसके तहत वो कोर्ट वगैरह गए थे, तो उसमें अतीतकालीन प्रभाव से लागू हुआ था। तो जैसे अब मान लीजिए कि हमने किसी को छेड़ा, मैं किसी को छेड़ा या किसी ने मुझे छेड़ा और आज उसने मुझे छेड़ा और कोई कानून 2024 में बनता है कि छेड़ने का अपराध आजीवन कारावास होगा, तो 24 का अपराध नहीं माना जाएगा। मान लीजिए मुझे सजा जो है 24 के एक दिन पहले होनी है या उसके सजा के उस कानून को लागू होने के एक दिन बाद होनी है, तो वो आपराधिक कानून मेरे ऊपर है, आपराधिक मैंने कार्य किया है, तो उस पर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमने दीवानी बात है, जैसे मान लीजिए मैं अपने घर में लड़की हूँ और मेरे को अपने समाज में अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए और कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया 2025 में, तो मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरा बाप 60 साल से अधिक की उम्र का हो जाएगा तब तक, तो क्या पता वो अगली बच्ची ना कर पाए और उसके करते करते कुछ और हो, तो इसके लिए उस पर कोई भी लग सकता है। यानी दीवानी कानून पर या जैसे टैक्स हो गया, संपत्ति का हो गया, इन सबको भूतलक्षी विधायन से लागू किया जा सकता है, आपराधिक कानून पर नहीं लगता है। तो ये हो गया 20(1), 20(2), 20(3). आर्टिकल 21 में आते हैं। आर्टिकल 21 कहता है कि कोर्ट संविधान से ऊपर है। अनुच्छेद 21 में कोर्ट जो है वह संविधान से ऊपर है। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है ये? कोर्ट इज ग्रेटर देन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों भाई? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इसमें आता क्या क्या है? इसमें आता है कि जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के कारण अधिकार, देर से फांसी का अधिकार, विदेश यात्रा रोकने से अधिकार या जाने से किसी को रोक नहीं सकते, बधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं उसका अधिकार, हिरासत में शोषण करने के विरुद्ध अधिकार, आपात चिकित्सा के ना होने पर अधिकार, सरकारी अस्पतालों के लिए अधिकार, उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए आवश्यक की जीवन के लिए जो आवश्यकता होती है उसका अधिकार, महिला के लिए आदर सम्मान का अधिकार, सार्वजनिक फांसी का विरुद्ध अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, सूचना का अधिकार, पेंशन का अधिकार, सामाजिक आर्थिक न्याय सशक्तिकरण का अधिकार, शयन का अधिकार, शोर प्रदूषण का अधिकार, धार्मिक विकास एवं अवसर का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, रोजी रोटी कमाने का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार और स्वयंवर अपना साथी जीवन साथी चुनने का अधिकार। तो आइए 2-4 के बारे में बताता हूँ कि कौन से केसेस में क्या अधिकार मिला है। जैसे पुट्टा स्वामी केस में निजता के अधिकार की बात की गई है।
निजता के अधिकार की बात की गई है। पुट्टास्वामी केस 2017 की बात है, इसमें निजता के अधिकार। बाबा रामदेव केस में शयन का अधिकार, राइट टू स्लीप, शयन का अधिकार। इसी तरह से साथी चुनने का अधिकार जो है आपका शक्ति वाहिनी केस, शक्ति वाहिनी केस जो है ये आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है, जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है, जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। इसी तरीके से आपको निजता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है? वस्त्र, खान पान, बातचीत, जगना सोना है, किससे क्या हमारा व्यवहार है, वो सारी चीज़ें सब निजता के अधिकार में आ जाती हैं। बोलने का अधिकार एक इसी के तहत है, आर्टिकल 21 के तहत, लेकिन अभी वो संसद से पास नहीं हुआ है। समझ लीजिएगा क्या है बोलने का अधिकार। जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, गूगल पे जो भी अपनी जानकारी डाल रखी है, जब हम उस कंपनी से इस्तीफा देते हैं तो वहाँ से ऐसी आशा रखते हैं कि हमें वहाँ से हटा दिया जाए, मेरे सारे रिकॉर्ड वहाँ से हटा दिए जाएँ भविष्य के लिए। वो अन्य विदेशी राज्यों में हो गया है, हमारे यहाँ अभी ऐसा हुआ नहीं है। तो में भी भविष्य में, क्योंकि संसद में लंबित है तो कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे एक जीवन जीने के अधिकार में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात है। तो एक केस आया था A.K. गोपालन केस। A.K. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल जीवित रहना, ओनली जीवित रहना ही मौलिक अधिकार है। A.K. गोपालन केस जो है यह जीवित रहने का अधिकार केवल देता है। इसके बाद आता है मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया, अपना फैसला बदला, और इसमें उसने कहा कि जीवन जीना तो ठीक है, लेकिन गरिमा में जीवन जीना, मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना होगा। मानवीय गरिमा के साथ जीना, मानवीय गरिमा के साथ जीना, मानवीय गरिमा के साथ जीना मतलब प्रतिष्ठापूर्ण जीवन, स्वच्छ जल वायु का अधिकार, हानिकारक उद्योगों से रक्षा का अधिकार, ऐसा जीवन जीना हमें होगा। तो ये मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया था। इसके बाद अब हम आते हैं इसके आगे जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार, इच्छा और मृत्यु की बात करते हैं। इसी में आर्टिकल 21 में ही है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार यानी इच्छा मृत्यु की बात की गई। अरुणा शानबाग केस 2011, एक अनाथ महिला थी जिसका रेप कर दिया था। अरुणा शानबाग केस 2011 जिसका रेप कर दिया गया था, और वो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में हो गई थी, यानी फिर वो जीवित नहीं हो पाई। इस तरीके से ऐसे हैवान लोग धरती पर रहते हैं कि फिर वो मतलब कोमा में चली गई। तो अरुणा शानबाग केस में उसे निष्क्रिय घोषित किया गया। तो ये मामला उठा उस समय यूथेनेशिया के द्वारा। यूथेनेशिया एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें व्यक्ति को मतलब उसका ऑक्सीजन हटा लिया जाता है और वो ख़त्म हो जाता है, द इच्छा मृत्यु जिसे कहते हैं। तो इसके तहत मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने गरिमामय तरीके से मरने बताया, और उसी में उसने एक लिविंग बिल लगाया कि कोई भी व्यक्ति अगर असाध्य रोग से पीड़ित है तो वह एक से अधिक बार लिविंग बिल को बना सकता है। और फिर उसने कहा फैमिली, कोर्ट ने 3 बातें बताई कि कहा कि फैमिली, डॉक्टर के पैनल की पुष्टि और हाई कोर्ट के जज की पुष्टि हो जाए
हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे यदि निष्क्रिय अवस्था में कोई है कि जिस पे ऑक्सीजन हटाते ही उसकी मौत हो जाए और इन तीनों की परमिशन है तो उसे जो है इच्छा मृत्यु घोषित कर दिया जाएगा, उसे वैधानिक संवैधानिक जो है अधिकार प्राप्त है। लेकिन यदि कोई वो हैं, मान लीजिए सक्रिय अवस्था में है, मतलब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो अपना जीवन को जी रहे हैं, अपने अच्छे खासे जीवन को चल रहा है, लेकिन फिर भी मरना चाह रहे हैं, तो उनको मरने की परमिशन नहीं है। आगे जीवन का अधिकार में ही आता है समलैंगिकता का मुद्दा। समलैंगिकता का मुद्दा, समलैंगिकता का मुद्दा। समलैंगिकता का जो मुद्दा है वह आईपीसी की धारा 377 के अंतर्गत आता है। आईपीसी की धारा 377 के अंतर्गत आता है। इसमें कहा जाता है कि अप्राकृतिक यौन संबंध को किसी भी जानवर या नाबालिग के साथ मनाही की जाती है और कठोर सजा है इसके 10 वर्ष की कठोर सजा है। समान लिंग के साथ संबंध को ही समलैंगिकता कहा जाता है। इसकी शुरुआत यूरोप में हुई, यूएसए द्वारा इसकी मांग की गई। नाच फाउंडेशन के 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको क्या है चुनौती दी गई थी, तो इसे रद्द माना, 377 को रद्द माना। लेकिन नवजोत सिंह जौहर केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर वैध माना, धारा 377 को। इसके बाद रतिनम केस 1994 में के पहले नवजोत सिंह जौहर केस में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा, नवजोत सिंह जौहर केस में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 377 शून्य होती है। 377 शून्य होती है। क्यों शून्य होती है? क्योंकि भिन्न प्रकार की यौन अभिमुखता वाले जो है वह जन्म से ही ऐसे होते हैं, इसलिए उसको हो गई। तो आईपीसी की धारा 377 के तहत 3 केस, नाच फाउंडेशन केस 2009 का, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 का केस, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे वैध माना था। दूसरा केस हुआ सुरेश कौशल केस 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पुनः जो है यानी इसमें रद्द कर दिया 377 को, इसमें फिर इसको वैध माना और 10 वर्ष की सजा फिर हो गई। नवजोत सिंह जौहर केस में बोला नहीं, एलजीबीटी को इन्होंने क्या कर दिया, मतलब सही मान लिया, यानी कोई लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकती है। इसी तरह से जीवन का अधिकार और मरने का अधिकार रतिनम केस और ज्ञान कौर केस के माध्यम से है। रतिनम केस और ज्ञान कौर केस, रतिनम केस 1994 में जीवन जीने का अधिकार और मरने का अधिकार था, यानी सुसाइड का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार था, जिसमें धारा 309 को 0 कर दिया। ज्ञान कौर केस में 309 को वैध ठहरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर संसद ने क्या किया, बोला कि मेंटल हेल्थ केयर अमेंडमेंट 2017 बिल पारित किया, मेंटल हेल्थ केयर अमेंडमेंट एक्ट 2017 पारित किया, जिसके तहत इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। किसे बाहर कर दिया? मतलब आत्महत्या का कोई प्रयास कर रहा है तो वह अपराध की श्रेणी से बाहर है, उसे हटा करके सुधार गृह में भेजा जाएगा, तो उसे उसके ऊपर धारा 309 नहीं लगेगा। उनको ऐसा लगा कि ये जो आत्महत्या जो करता है वो मानसिक रोगी है, ऐसी भावना थी। तो इस तरीके से तो इसके बाद एक छोटा सा 21A है
86वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन, इसके पहले हमने 71वां, 73वां, 85वां, 81वां, ये कमेंट में आप बताएंगे कि कौन सा संशोधन था ये। 44वां कमेंट में आप बताएंगे कौन सा संशोधन था, ये मैंने पढ़ा दिया है। 86वां संशोधन जो था यह 2002 21A जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के, चुप रहो, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार, फ्री शिक्षा का अधिकार मतलब मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया। और इसमें संतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार की बात की गई कि शिक्षा तो मिले लेकिन संतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण मिले, और गुणवत्तापूर्ण मिले। इसके बाद आर्टिकल 22 जो है वह मनमानी गिरफ्तारी व निवारक नजरबंदी से संरक्षण का कारण है। मनमानी गिरफ्तारी व निवारक नजरबंदी में संरक्षण, व निवारक नजरबंदी में संरक्षण की बात करता है। इसमें क्या होता है, अब मैं इसको बता देता हूँ। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होता है। 2 को प्राप्त नहीं है, जैसे भारत चीन में युद्ध हो रहा है तो शत्रु दोष को ये प्राप्त नहीं है। निवारक नजरबंदी के तहत यदि कोई अरेस्ट होता है तो उसे 24 घंटे के तहत अवकाश यात्रा का समय निकाल करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है। और जो न्यायाधीश है वह उसे जमानत दे सकता है, पुलिस को दे सकता है, न्यायिक कार्रवाई कर सकता है, विचाराधीन कैदी बना सकता है, जो भी करे। निवारक नजरबंदी में अधिकतम 3 माह तक किसी को बंद करके रखा जा सकता है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं की पूर्ति के समय में धांधली करने के आरोप में किसी पर भी लगाया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाता है। हाई कोर्ट के सेवारत जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले का एक पैनल बनता है यदि 3 माह से अधिक इसके अंतर्गत रखा जाता है। उआपा, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट, ठीक है, गैर कानूनी अनलॉ एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में संशोधन हुआ, 2004 में हुआ, 2008 में हुआ, 2012 में हुआ, 2019 में संशोधन हुआ। इसके तहत किसी को शक के आधार पर भी उठाया जा सकता है। इसी के तहत इसके बाद अब हम आते हैं आर्टिकल 23 पे, मनुष्यों का व्यापार। आर्टिकल 33 में कहता है अनुच्छेद बलात् श्रम और दुर्व्यापार। किसका दुर्व्यापार? मनुष्यों का। अभी इसके बारे में विस्तृत बता रहे हैं, चिंता ना करें। दुर्व्यापार में ध्यान से सुनिएगा। मनुष्यों का दुर्व्यापार या बेगार या बलात् श्रम की मनाही सार्वजनिक हित में मान्यता, अर्थात आपने देखा होगा कि लड़कियों को खरीद करके वैश्यावृत्ति में डाल देते हैं। एक दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा है। देवदासी प्रथा में इतने लंपट टाइप के लोग होते हैं हमारे यहाँ कि ये नीची जाति की जो बेटियां होती हैं, जो सुंदर होती हैं, उनको देवताओं से विवाह करके उसके बाद ब्राह्मणों की उपभोग की वस्तु बनाते हैं। मतलब धर्म के नाम पे व्यक्ति कहाँ तक गिर सकता है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ पर है। देवदासी प्रथा में नीची जाति की बेटियां जो सुंदर होती हैं घर में, उनको देवताओं से शादी करा करके उसके बाद उस मंदिर प्रांगण में रखा जाता है, जिससे वहाँ के लोग अपने यौन सुख को प्राप्त कर सकें, वहाँ का ब्राह्मण, वहाँ का पुजारी। तो ये देवदासी प्रथा है। इसी तरह से वैश्यावृत्ति, लड़कियों को घर से चुराना या बाजार से चुराना,
उठाना, उनको वेश्यावृत्ति में ढकेलना, इन सब का अपराध है। फंडामेंटल राइट है, किसी भी लड़की को आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आज के समय में लड़कों को भी ऐसा किया जाता है, गे बनाया जाता है उनको, उनके किडनी निकाल लिए जाते हैं, उनके मतलब तरह तरह के। तो आप किसी को बलपूर्वक किसी से श्रम नहीं करा सकते, मजदूरी नहीं करा सकते। उचित मजदूरी के खिलाफ आप कुछ मतलब जैसे किसी का 100 रुपये मजदूरी आप उसे 80 देंगे तो वह आपके खिलाफ केस कर सकता है, ठीक है। इच्छा न होने पर आप किसी से कार्य नहीं ले सकते। मान लीजिए किसी का कार्य करने का मन नहीं है, आप उससे काम नहीं ले सकते। लेकिन सार्वजनिक हित में ये सारी मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं। सार्वजनिक हित में कोई बाध्यता नहीं है, सबका हित है, युद्ध का समय है, तो वहां सब कुछ चल सकता है, दो एक को छोड़ करके, जैसे वैश्यावृत्ति और किसी का अंगों का आदान प्रदान। आर्टिकल 24 कहता है, आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, 23 और 24 जो है ना वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसे कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कोई अगर शोषण करना चाह रहा है तो उसके विरुद्ध यह अधिकार हमें संविधान से दिया गया है अधिकार। तो अनुच्छेद 24 में आपने देखा कि किस तरह से कोई लड़की वैश्यावृत्ति में नहीं, कोई लड़का गे नहीं बन सकता, कोई लड़की देवदासी प्रथा में नहीं जा सकती, या कोई भी ऐसा मजदूर जिसकी इच्छा ना हो उसे जबरदस्ती कार्य नहीं कराया जा सकता। इसी तरह से आर्टिकल 24 कहता है, आर्टिकल 24 कहता है कि कारखाना या खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। संसद ने बाल श्रम कंट्रोल एक्ट मतलब बाल श्रम संरक्षण अधिनियम पारित किया 1986 में, दंडनीय अपराध बनाया कि 18 वर्ष से कम के बच्चे जो है वह फैक्ट्री या फिर किसी भी कंपनी में नहीं लगाए जा सकते। 14 वर्ष से कम के बच्चे किसी काम में नहीं लगाए जा सकते। 2015 में इसे संशोधित किया गया और संशोधन करने के बाद कहा गया कि 18 साल की आयु तक 18 साल की आयु तक 14 से 18 साल की आयु तक के बच्चे, यह अवकाश के समय, मान लीजिए छुट्टी का समय है, घरेलू उद्यम का समय है, तो वहां पर ये अपने घर में कामकाज में हाथ बटा सकते हैं। इसका कारण है, कारण क्या है? अब मान लीजिए कोई चाय वाला बच्चा है और वह निम्न वर्गीय परिवार में है और चाय के उसके पिताजी चाय बेचते हैं। अब वो स्कूल से छुट्टी में आया है तो उसकी तो रोजी रोटी है ना, वो तो चाहेगा ना कि हमें कोई ऐसा मिल जाए जिसे हम कुछ नहीं दे सकें, क्योंकि उतनी इनकम कहाँ होती है। एक कुल्हड़ में चाय पिलाया, घर पे छुट्टी है, काम भी हो गया। तो ये स्वाभाविक है, व्यवहार में इसको लागू नहीं किया जा सकता था। इसलिए संसद ने अपनी जिम्मेदारी समझी और 2015 में इसमें संशोधन किया और कहा कि 14 से 18 साल के बच्चे कार्य में लग सकते हैं, लेकिन किसमें? घरेलू उद्यम में। ठीक है, आगे आर्टिकल 25 कहता है धार्मिक, अब हम अंतिम की तरफ हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कोई भी व्यक्ति अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आचार व प्रचार की स्वतंत्रता कर सकता है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक फादर स्टेनलिस केस था, फादर स्टेनलिस केस 2007 था शायद, मुझे लगता है नहीं 1977 का केस है, सॉरी, फादर स्टेनलिस केस 1977 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई भी अपना धर्म स्वेच्छा से बदलना चाह रहा हो तो बदल सकता है, लेकिन बल से, छल से और दंभ से, द्वेष से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है, वह एक अपराध है। हिंदू धार्मिक संस्थाएं आर्टिकल 25 के अनुसार सभी वर्गों के लिए खोली जाएगी। इसका मतलब क्या है? समाज सुधार व अस्पृश्यता उन्मूलन। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अछूत माना जाता है निम्न जातियों को
उनको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता। दक्षिण भारत में आज भी निम्न वर्ग का व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता है। उसके लिए हिंदू धार्मिक संस्थाएं सभी वर्गों के लिए खोली जाएंगी। अब वो हिंदू धर्म में कौन आता है? सिख, जैन, बौद्ध, ये सभी हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। सिख, बौद्ध, जैन, यानी ये संस्थाएं जो भी इनकी होंगी ये सभी धर्मों के लिए खोली जाएंगी। इसके बाद आता है सिखों को कृपाण रखने का अधिकार। सिख तलवार रख सकते हैं, कृपाण रख सकते हैं। उनको 5 क रखने का, जैसे केस, कंघा, कच्छा और कड़ा। कड़ा, केस, कंघा झाड़ने का, कच्छा और एक कटा, ये रखने का अधिकार है। आचरण की स्वतंत्रता और संथारा की मुद्दा से एक केस है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। संथारा मुद्दा एक जैन में चलता है, संथारा इशू, ये जैनियों के द्वारा चलाया जाता है। संथारा मुद्दा चलता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक जैन महिला होती है और वह अपना भूख प्यास, मतलब भोजन, अन्न, जल त्याग करके मौत के घाट उतरनी चाहती है, मतलब मोक्ष प्राप्त करना चाहती है। जैन धर्म में ऐसे ही, आपने चंद्रगुप्त को भी सुना होगा, चाणक्य को भी सुना होगा, ऐसे ही उन्होंने भी अपने को मोक्ष प्राप्ति की तरफ ले गए थे। तो संथारा मुद्दा इसे जैन में कहते हैं, वो बौद्ध धर्म से कहते हैं, ये जैन की बात है। संथारा मुद्दा में आचरण की स्वतंत्रता आती है, जैन धर्म में है। 2006 में जयपुर में एक महिला ने ऐसा सोचा। निखिल सोनी ने एक PIL दाखिल किया हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल किया, और जिसमें हाई कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद मुनि लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं, यह अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए इसे वैध ठहरा दिया। ठीक है। इसी के तहत आर्टिकल 25 के तहत दिवाली में पटाखा जलाने का मामला है। टॉडलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टॉडलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पटाखा मामला, टॉडलर केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मना नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। क्यों? आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आचरण का अधिकार है, आर्टिकल 29 के तहत संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। हाँ, इस पे सीमाएं लगा सकते हैं कि 10 से 6। इसका मामला क्या है, मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें क्या है, एक छोटे छोटे बच्चों के परिवार के पेरेंट्स लोग गए और उन्होंने कहा, केस किया कि दीपावली में पटाखे को प्रतिबंध किया जाए, नहीं तो हमारे बच्चों को जो है स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिल पाएगा। MC मेहता केस में स्वच्छ पर्यावरण केस की बात कही गई थी। MC मेहता केस में स्वच्छ पर्यावरण की बात कही गई थी, जिसके तहत ये बात कही गई। इसी तरह से आर्टिकल 26 पे आते हैं। अब अनुच्छेद 26 में, आर्टिकल 26 में धार्मिक समुदाय का मुद्दा है, धार्मिक मुद्दे का प्रबंधन, यानी कि कोई भी धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक स्थान को, संस्थान को प्रबंधन करने का अधिकार है। जैसे सबरीमाला में कैसी व्यवस्था होगी, क्या होगी, हाजी अली दरगाह पे कैसी व्यवस्था होगी, वो सारी बातें आर्टिकल 26 के अधिकार के तहत बताई गई है। इसी तरह से सबरीमाला केस केरल मंदिर में बहुत पॉपुलर केस रहा है। सबरीमाला केस क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दरअसल केरल में एक मंदिर है और वहीं पे एक स्थान है सबरीमाला। वहीं पे अयप्पा स्वामी नाम के ब्रह्मचारी देवता हैं। उनको ये स्त्रियों को छूने का एक हमारे हिंदू धर्म में विडंबना है कि ब्रह्मचारियों को स्त्री नहीं छू सकती, जबकि उसी स्त्री से वो उत्पन्न हुए हैं, उसी स्त्री के कारण वो ब्रह्मचारी बनने को उत्सुक हुए हैं और उसी स्त्री से घृणा करते हैं। तो ऐसी किंवदंतियां हैं। तो केरल विधानमंडल ने 1965 में एक लॉ पारित किया कि रजस्वला महिलाएं वह सबरीमाला मंदिर में नहीं जा सकती हैं।
आर्टिकल 26 के तहत हाई कोर्ट ने सही मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत कहा। बोला कि राज्य कोई भी ऐसा कानून पारित नहीं कर सकता जिसमें किसी भी धर्म के अर्थात नागरिक के धर्म के आचरण की फ्रीडम में बाध्यता हो, स्वतंत्रता में कोई बाध्यता हो। नागरिकों को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्यता सिद्धांत दिया, अनिवार्यता परीक्षण का सिद्धांत दिया, अनिवार्यता परीक्षण का सिद्धांत दिया। अनिवार्यता परीक्षण का सिद्धांत, इसे ही इसेंशियल टेस्ट थ्योरी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है गैर अनिवार्यता परीक्षण, एक होता है अनिवार्यता। यानी कि हाजी अली दरगाह में जैसे कोई महिला गई थी चादर चढ़ाने के लिए, उसे मना कर रहा था लेकिन वो फिर भी गई, चढ़ा करके आई। तो इसी तरह से दोनों की बात है। हाजी अली में चादर कैसे चढ़ाया जाएगा, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चेहरा किस तरफ होगा, कैसे झुकेंगे, ये सारी व्यवस्था दरगाह निश्चित करेगा। लेकिन दरगाह में प्रवेश कौन करेगा, इस पर हाजी अली दरगाह जो है प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। सबरीमाला में कोई व्यक्ति किस तरीके से झुकेगा, किधर किधर वहां मत्था टेकेगा, कैसे वहां पे मूर्ति के सामने क्या करेगा, क्या पहनाएगा, क्या क्या वहां पे ड्रेस लेके जाना होगा, ये सारी चीजें होगी। लेकिन सबरीमाला केस में कोई भी व्यक्ति या कोई भी उनका धार्मिक संप्रदाय किसी भी महिला, पुरुष या बच्चे को अंदर जाने से रोक नहीं सकता है, दर्शन करने से वंचित नहीं कर सकता है। यानी अनिवार्य मतलब हुआ कि प्रभाव में धर्म का पालन संभव है। और गैर अनिवार्य में क्या हुआ, धर्म ग्रंथों में तो उल्लेख है, धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और पालन किए बिना भी धर्म संभव है। अगर ऐसी बात है तो वह गैर अनिवार्यता में आता है। आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जो किसी धर्म विशेष की उन्नति या वित्तीय स्रोत से प्राप्त हो। ऐसा कोई कर नहीं कि किसी धर्म विशेष की उन्नति या वित्तीय स्रोतों से सभी धर्मों की उन्नति हो। मतलब राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे वित्तीय स्रोत से किसी विशेष धर्म की उन्नति की जा सके, बल्कि वित्तीय स्रोतों से सभी धर्मों की उन्नति राज्य करेगा। राज्य की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा की मनाही आर्टिकल 28 कहता है। 27 क्या कहता है, राज्य के लिए सभी धर्म समान, पंथ निरपेक्षता की भावना। आर्टिकल 28 में कहता है राज्य की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा की मनाही है। जिसे राज्य द्वारा स्टेट फंड दिया जा रहा है, जिसे स्टेट फंड दिया जा रहा है, उसमें तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। लेकिन जिसमें एडेड है, जिसमें राज्य थोड़ी बहुत सहायता कर रहा है, वहां पे थोड़ी बहुत शिक्षा दी जा सकती है, बाध्यता नहीं है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसमें केवल राज्य डिग्री देता है या अन्य, वहां पे स्वेच्छा है, आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि धार्मिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है। आर्टिकल 28 के तहत धार्मिक शिक्षा आती किससे, किसको मानेंगे कि ये धार्मिक शिक्षा है। आइए देखिए, धार्मिक शिक्षा क्या होती है, जिसका आधार होता है धर्म प्रचार। धार्मिक शिक्षा जो होता है, जिसका मतलब होता है धर्म प्रचार। कोई विद्यालय अगर धर्म प्रचार के लिए खुला है तो उसका मतलब वहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है। धर्म ग्रंथ से होती है और धर्म गुरु द्वारा दी जाती है। धर्म गुरु द्वारा दी जाती है और उसके बाद आस्था आधारित होती है। आस्था आधारित होती है, यानी कि राज्य जो है वह किसी भी संस्थान में यदि ऐसी बातें हो रही हैं तो राज्य उसमें सहयोग करेगा, लेकिन ये अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। अल्पसंख्यक ऐसा कर सकते हैं। जैसे अब ये मानिए कि हम सरस्वती मंत्र जो है वह सभी स्कूलों में होता है, तो सरस्वती मंत्र जो होता है या सूर्य नमस्कार सभी स्कूलों में होता है, वो धर्म प्रचार के लिए नहीं होता है।
प्रार्थना का एक साधन है, आस्था आधारित नहीं है वो। सूर्य नमस्कार व्यायाम है, धर्म ग्रंथ में उल्लेख है, लेकिन धर्म ग्रंथों से लिया नहीं गया। शरीर स्वस्थ रखने के लिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि सूर्य नमस्कार में कहता है कि आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेसाम च जायते, और वह अब इंटरनेशनल मामला हो गया। इंटरनेशनल योगा डे में सूर्य नमस्कार को एंट्री किया गया है। तो वो कोई धार्मिक शिक्षा नहीं, धर्म गुरु द्वारा। सूर्य नमस्कार कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो किसी धर्म गुरु द्वारा नहीं दी जा सकती। इसलिए ऐसा कहते हैं कि सूर्य नमस्कार धार्मिक शिक्षा नहीं है। अगला अब हम आते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 30 और 29, इन दोनों के विषय में हम देखते हैं कि क्या बात की जा रही है। आर्टिकल 29 कहता है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किसके लिए? नागरिकों का प्रत्येक वर्ग, किसी धर्मविशेष की बात नहीं की गई, ध्यान से सुनिएगा शब्दों को। नागरिकों का प्रत्येक वर्ग, नागरिकों का प्रत्येक वर्ग भाषा लिपि संस्कृति, भाषा लिपि संस्कृति, लिपि मतलब समझते हैं, जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ऐसे तमिल को, मलयालम को, गुजराती को, बंगाली को। तो ये लिपि, किस लिपि में कौन लिखा जाता है? भाषा संस्कृति लिपि। संस्कृति मतलब खान पान, वस्त्र, गीत, नृत्य, बोलचाल, ये सब क्या होती है? संस्कृति होती है। तो कह रहा है नागरिकों का प्रत्येक वर्ग को अपने सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार होंगे। वह अपनी इच्छा से भाषा बोल सकता है, अपनी इच्छा से लिपि लिख सकता है, अपनी संस्कृति की रक्षा अपनी इच्छा से कर सकता है। वह कपड़े का कैसा, वो धोती पहन सकता है, वो पैंट शर्ट पहन सकता है, वो जीन्स पहन सकता है, वह गीत गा सकता है, सार्वजनिक स्थलों पर अगर अनुमति हो, व्यवहार हो, परिस्थितियां हो तो गा सकता है, अपने घर में गा सकता है, वो नृत्य कर सकता है, मतलब उसकी संस्कृति जैसी है वो कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का ध्यान रखता है। आर्टिकल 30 कहता है कि सभी अल्पसंख्यक, ध्यान दीजिएगा, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है। संविधान में केवल अल्पसंख्यक वर्ग को भाषाई और धार्मिक ऐसा किया है, लेकिन संविधान ने मान्यता नहीं दी है, ऐसा माना जाता है। धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक का वर्गीकरण किया है। मैं फिर से कह रहा हूं कि संविधान अल्पसंख्यक वर्ग को डिफाइन नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन दी माइनॉरिटी। ओके, तो धार्मिक कहता है, धार्मिक और भाषाई, यानी कि ऐसा सभी अल्पसंख्यक अपने मनोनुकूल शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। मुसलमान मदरसा खोल सकता है, सिख गुरुद्वारे में शिक्षा के लिए अपनी व्यवस्था कर सकता है, ठीक, जैन अपने विद्यालय खोल सकता है, जैन महाविद्यालय खोल सकता है, और इसी तरह पारसी महाविद्यालय खोल सकता है। मतलब जितने भी अल्पसंख्यक हैं, बंगाली विद्यालय खुल सकता है, गुजराती खुल सकता है, मतलब भाषा और धर्म के आधार पर जो भी है वो अल्पसंख्यक है, और उसका वह अपने अनुसार मनोनुकूल शिक्षा संस्थान को स्थापित कर सकता है। राज्य यदि अधिग्रहण करेगा तो इनको मुआवजा देगा। हालांकि आज का मुआवजा का मामला तो एकदम सामान्य हो गया है। 2014 में संसद ने संशोधन किया है कि किसी की भी संपत्ति ली जाएगी तो बाजार गुने से, मतलब बाजार रेट, अगर मान लीजिए किसी एक बिस्से जमीन की कीमत 10 लाख रुपए है, तो बाजार रेट से 40 लाख रुपए अगर सरकार ले रही है तो 40 लाख रुपए एक बिस्से का देगी। ठीक है, तो अधिग्रहण मुआवजा, आप सज्जन सिंह का केस समझ रहे हो, भूत लक्ष्मी विधायन याद करिए, जब हमने आर्टिकल 13(2) बताया था कि संविधान मूल अधिकार संशोधनी है या नहीं है, तब की बात है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है वह 1992 6 को माना। किसके द्वारा माना?
मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा माना गया, क्या माना गया कि भाई हमारे देश में 6 अल्पसंख्यक हैं। कौन कौन से हैं? जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी। ये हमारे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा 6 को अल्पसंख्यक माना गया, 6 को अल्पसंख्यक माना गया। और इन अल्पसंख्यक संस्थानों पर आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 16(6), आर्टिकल 15(6) ये लागू नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा। 15(5) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा आरक्षण, 15(6) ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, 16(6) मतलब किसी की नौकरी का आरक्षण है ना, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण, ये नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से आज ये हमारा आर्टिकल 30 तक हम खत्म किए। अब आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार है, वो खत्म ही हो गया, मतलब उसको तो पढ़ाना ही नहीं है। अब आर्टिकल 32, 33, 34, 35 4 आर्टिकल बचे हैं, 4 आर्टिकल और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। इतना पढ़ा करके हमारा मौलिक अधिकार आर्टिकल 35 तक पढ़ाने के बाद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम फंडामेंटल ड्यूटीज उसी में पढ़ाएंगे, यानी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वह आर्टिकल 32 से 35 तक और फंडामेंटल ड्यूटीज की। इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।